शेयर बाजार में पिछले कुछ सालों से आईपीओ में बाढ़ आया हुआ है। लगभग हर महीने किसी न किसी नई कंपनी का आईपीओ आता है। अभी थोड़े समय पहले ही बर्गर किंग और एंटोनी वेस्ट जैसी कंपनीज का आईपीओ आया था, जिसकी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई थी और इन्वेस्टर्स ने खूब पैसे कमाए थे। शेयर बाजार में रिटेल इन्वेस्टरों की प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या ने कंपनियों के हौसलों को बुलंद किया हुआ है आईपीओ लाने के लिए। इस बहती गंगा में हाथ धोकर के कंपनियां और इन्वेस्टर्स दोनों ही खूब पैसा खुले हाथों से बटोर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें आईपीओ की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं तो आपके लिए आईपीओ का गणित समझना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ यह भी समझना कि किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखना और समझना जरूरी है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं सीएस प्रशांत कुमार प्रथम लीगल से, और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का चयन नहीं करूंगा, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को इन भारी भरकम टेक्निकल शब्दों को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए आज हम एकदम आसान भाषा में आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी वो मोटी मोटी 4-5 बातें हैं जो हमें समझना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आईपीओ जारी करने के लिए कंपनी अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में जमा करती है। आप किसी भी कंपनी का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ कंपनी के बारे में, उसके प्रोमोटर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है, व्यापार क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस वगैरह क्या रहे हैं, वो पिछले 5 सालों में कंपनी ने कैसा काम किया हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यह काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ना कई बार उबाऊ हो सकता है, लेकिन आपको पूरा एक एक पेज और एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बातें क्या है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पहले हम सब लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और अभी इस कंपनी को कौन लोग हैं जो चला रहे हैं। इसके लिए आपको कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं और उनकी मैनेजमेंट की टीम के जो लोग सदस्य हैं उसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत अहम हो जाता है। अब मान लीजिए कि कंपनी के प्रोमोटर्स में वैसे लोगों का नाम भी शामिल है जिनकी साख बहुत अच्छी है बाजार में। अगर उनकी साख अच्छी है तो आप इस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, और आप इस कंपनी के अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा मुनाफा होने की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन अगर साख वैसे लोगों की खराब है जो इसके मैनेजमेंट की टीम में शामिल हैं, तो आपको ऐसी कंपनी के आईपीओ से बच करके रहना चाहिए और दूसरे पैरामीटर्स पे भी कंपनी को बहुत ही गहराई से चेक करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर इस कंपनी के पीछे कोई सरकारी संस्था का हाथ है, किसी सरकारी संस्था ने इसको प्रमोट किया हुआ है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अगर कोई स्टील की नई फैक्ट्री लगानी है और उसके लिए उस आईपीओ लेकर के आई है, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कोई कंपनी है उसका आईपीओ आया हुआ है, तो यह एक अच्छा संकेत है और आपको ऐसे आईपीओ को चूकना नहीं चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के आईपीओ में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है और उसकी साख बाज़ार में अच्छी नहीं है, जैसे कि विजय माल्या साहब अगर कोई आईपीओ लेकर के आए हैं, या अनिल अंबानी जी की हालत आजकल ख़राब है वो कोई आईपीओ लेकर के आए हैं, तो आपको इस तरह के आईपीओ से बचना चाहिए और उसमें अपना पैसा निवेश करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर मुकेश अंबानी साहब जिनकी साख बाज़ार में बहुत अच्छी है, या फिर रतन टाटा की टाटा ग्रुप की अगर कोई कंपनी अगर कोई आईपीओ लेकर के आती है, या इन्फोसिस जैसी कंपनीज अगर कोई आईपीओ करके आती है अपने किसी दूसरे बिजनेस के लिए, तो चूंकि इन कंपनियों की साख और इन उद्योगपतियों की साख बाजार में बहुत ही अच्छी रही है और इन्होंने पिछले 30-40 सालों में बाजार को बहुत मुनाफा कमा करके दिया है और एक किसी भी इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इन्होंने साफ सुथरा बिजनेस किया है, तो इस तरह के आईपीओ में निवेश करना आपके और हमारे लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। इसलिए आपको निवेश करने से पहले उस प्रोमोटर्स की साख कैसी है, मैनेजमेंट की टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, वो जिन कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं उन कंपनीज का कैसा प्रदर्शन रहा है, उन कंपनीज में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, तो यह सब चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों पर, इन पैरामीटर्स पे, अगर प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट की टीम के पैरामीटर पे अगर कोई कंपनी का आईपीओ अगर खरा उतरता है, तो आपको
निसंकोच होकर के इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन कि आप दूसरे पैरामीटर जैसे कि उसकी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह, उसके बिजनेस के ग्रोथ के क्या चांसेज हैं, इन सब चीज़ों पे भी वो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हो तब। एक और बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि कंपनी के मालिक वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, उनको अपनी कंपनी का सीईओ, सीएफओ और ऊंचे पदों पर बिठा करके उन्हें जिम्मेदारी देते हैं कि आप कंपनी चलाइए। तो इस स्थिति में आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जो अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है उस कंपनी को चलाने की, तो आप इस पैटर्न को नोटिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो थोड़े थोड़े समय के लिए कंपनी से जुड़ते हैं और 4-6 महीने या साल भर या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के भीतर ही कंपनी को छोड़ करके चले जाते हैं और किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ, अगर आप जिस कंपनी को आपने आइडेंटिफाई किया है आईपीओ में निवेश करने के लिए, अगर उस कंपनी में भी ऐसा ही कुछ चला आ रहा है कि उसके वर्किंग प्रोफेशनल्स कंपनी के साथ ज़्यादा समय तक नहीं टिकते और वो बार बार अपनी नौकरियां बदलते रहते हैं, तो फिर आपको इस कंपनी को और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा सावधान होकर के सभी पैरामीटर्स पे चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जनरली जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके साथ कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल या 7 साल या ज़्यादा के समय के लिए कि आप इतने साल तक कम से कम कंपनी के साथ टिकेंगे। अब वो टॉप मैनेजमेंट के लोग अगर कम समय के लिए कंपनी से जुड़ रहे हैं और 6-6 महीने और 1-1 साल या 2-2 साल के समय में अगर कंपनी छोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जिसके साथ वो मैनेजमेंट के जो लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, वो काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने कंपनी छोड़ करके जाना ही बेहतर समझा। तो इस तरह का पैटर्न आपको नोटिस करना है। मतलब ये कि अगर मैं सीधे और साधारण शब्दों में कहूँ तो अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोमोटर्स और कंपनी के चलाने वाले जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट की टीम में हैं, अगर वो लोग ऐसे लोग हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है और बाजार ने पहले से उन पे भरोसा जताया हुआ है, तब आपको भी यह कंपनी में निवेश करने के लिए ठीक ठाक कंपनी है। आप इस कंपनी में अपना निवेश कर सकते हैं और आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोमोटर्स की साख अच्छी नहीं है, प्रोमोटर्स ने पहले कुछ ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से बाजार का भरोसा जीतने में वो असफल रहे हैं, तब आपको ऐसी कंपनीज के आईपीओ में अपना पैसा डालने से पहले 100 बार 1000 बार सोचना चाहिए। और मेरी सलाह के हिसाब से आपको ऐसी कंपनीज के आईपीओ से बच करके ही रहना चाहिए। तो प्रोमोटर्स और उसके जो मैनेजमेंट की टीम के लोग हैं, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है। प्रोमोटर्स के अलावा आपको कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं पिछले 3 और 5 सालों में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको चेक करना और समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस में आप कंपनी के पिछले 5 सालों का जो उसका परफॉर्मेंस रहा है, मतलब कंपनी ने कितनी कमाई की है, उसका रेवेन्यू कितना रहा है, उसका प्रॉफिट कितना रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या था, रेशियो और नेटवर्थ क्या था, इस तरह के जो कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उस पे आपको कंपनी को चेक करने की और टेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी है जो कि पिछले 5 सालों के रिजल्ट्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आप देखते हैं और उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब पिछले साल का कुछ एक रेवेन्यू था, फिर अगले साल वो रेवेन्यू बढ़ गया, उसके अगले साल रेवेन्यू और बढ़ गया, उसके अगले साल रेवेन्यू और बढ़ गया और उसी हिसाब से उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है, तो कंपनी, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है और कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, बढ़िया बिजनेस किया है। तो इस तरह की कंपनी में आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि कंपनी पिछले 5-7 सालों से लगातार ही अच्छा करती चली आ रही है और 7-10 साल कंपनी बढ़िया करती चली आ रही है, तो आने वाले समय में 4-5 सालों में, 10 सालों में कंपनी का बिजनेस और बढ़ेगा, व्यापार और बढ़ेगा, और व्यापार अगर बढ़ेगा तो उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको मुनाफा होगा, शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। तो इस तरह की कंपनी को आप सेफ कह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी के पहले के रिजल्ट्स तो बहुत ही ख़राब थे या एवरेज रिजल्ट्स थे, लेकिन आईपीओ से 1 या 2 साल पहले रिजल्ट्स में एकाएक ड्रास्टिक चेंज आ गया। मतलब पहले अगर कंपनी अगर 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा रही थी तो लगातार 3 साल उसने 50 करोड़, 60 करोड़ और 52-53 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और आईपीओ से 2 साल पहले उसका रेवेन्यू बढ़कर के सीधा 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ हो गया। तो इस तरह का अगर आपको किसी कंपनी के रेवेन्यू में या उसके प्रॉफिट में अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि इस कंपनी के पेपर्स को, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को और फाइनेंशियल पोजीशन को मैनिपुलेट किया गया हो केवल और केवल आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप भी जब कभी भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे किसी कंपनी को चेक करते हैं तो आपको लंबा चौड़ा और टेक्निकल चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आप फाइनेंस के एक्सपर्ट ना हो सकता है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझते ना हो, या हो सकता है कि आपके पास इतना समय नहीं हो इन चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए आपको, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपको एक एक पॉइंट को चेक करने की ज़रूरत है, आपको बस मोटा मोटा और मोटी मोटी बातें ये चेक करनी है कि पिछले 5 साल में आप कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स को उठाइए, उसमें देखिए कि कंपनी का जो सबसे पहले उसकी कुल आमदनी है, उसका जो कुल रेवेन्यू है, और रेवेन्यू कैसे जा रहा है, नीचे से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है या बीच में सेकी सा है कि कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, इस तरह का। अगर वो नीचे से लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो यह अच्छा संकेत है। लेकिन रेवेन्यू अगर किसी साल में बढ़ा है, किसी साल में घटा है, फिर अगले साल बढ़ गया, फिर अगले साल घट गया, तो इस कंपनी को आप स्टेबल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका रेवेन्यू घटता बढ़ता रहता है। उसी तरीके से रेवेन्यू के साथ आप यह भी देखिए कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। क्या अगर 200 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर था पिछले 5 साल पहले, तो क्या उस टाइम पे इसका प्रॉफिट अगर 10% का था, तो आगे फिर इसका प्रॉफिट उसी रेशियो में बढ़ा है और कैसे गया है। फिर इसके अर्निंग पर शेयर को आप चेक कीजिए, और अर्निंग पर शेयर को जो बाकी जो जिस कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका जो उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां हैं, उन कंपनीज़ के साथ आप इसको चेक कर लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि यह कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वह फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, रेवेन्यू में आपको डिफरेंसेस मिल सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक सेक्टर में कोई एक कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसका 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, और उसी तरह से जिस कंपनी का IPO आ रहा है वह भी उसी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन उसका टर्नओवर केवल और केवल 5,000 करोड़ रुपए का हो। तो यहाँ आपको रेवेन्यू में बहुत बड़ा गैप मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख करोड़ वाली कंपनी अच्छी है और 5,000 करोड़ वाली कंपनी तो बिल्कुल ही बेकार है। कंपनियां छोटी और बड़ी होती है, और जनरली IPO शुरुआत में छोटी कंपनीज का ही आता है, IPO आने के बाद कंपनियां बड़ी होती हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा पैसा आता है। आपको चेक क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ वाली कंपनी ने अपने टोटल अर्निंग पे, रेवेन्यू पे अगर 10% का प्रॉफिट कमाया है, तो इस कंपनी ने कैसे कमाया है। दूसरा आपको चेक करना है कि अगर 1 लाख करोड़ वाली जो कंपनी हो लगातार पिछले 5 सालों से बढ़ती जा रही है, या हो सकता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ा है, रेवेन्यू उसका 10% बढ़ा है, उसी टाइम में आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका रेवेन्यू भी 10%, 12%, 15% बढ़ा है, या कहीं ऐसा तो नहीं क्यों घट गया है। अगर ऐसा कुछ है कि उसके कॉम्पिटिटर्स का रेवेन्यू तो उस पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ा है लेकिन इसका रेवेन्यू घट गया है, तो कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ है। क्योंकि जब इंडस्ट्री का ऐसा कुछ एवरेज आउटलुक था कि इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, उस टाइम पे जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी का रेवेन्यू घट गया है, तो इस कंपनी ने उस टाइम पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को आपको मोटी मोटी चीज़ों को चेक करना है। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि कंपनी के पास बैंक का कर्ज कितना है। कंपनी ने क्या पिछले 5 सालों में बैंकों को कर्जों का भुगतान करने में कोई देरी की है, या कोई डिफ़ॉल्ट किया है, और अगर डिफ़ॉल्ट किया भी है तो उसके कारण क्या थे। तो इन सब तरह की छोटी मोटी चीज़ों को जब आप ध्यान देंगे तो उससे आपको कंपनी के बारे में समझ में आएगा, उसकी आर्थिक स्थिति, कंपनी का क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5-7 सालों में, उसका आपको आइडिया लगेगा। फिर आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस कंपनी के IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आप देखिए कि कंपनी ने अपने निवेशकों को पहले से कोई डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है। अगर कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड देती या चली आ रही है तो यह बहुत अच्छा संकेत है, मतलब कंपनी ने मुनाफा कमाया और अपने उस मुनाफे के हिस्सों को कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के साथ साझा भी किया है, तो यह भी एक बहुत अच्छा। इस तरह के कुछ और पैरामीटर्स है जिस पे आपको चेक करने की ज़रूरत है कि ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और कंपनी आगे किस हिसाब से प्रदर्शन कर सकती है, उसके क्या चांसेस बनते हैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के। अब जब आपने कंपनी को फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे चेक कर लिया, उसके बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ चेक करनी है, वह ये है कि कंपनी में अभी के इन्वेस्टर्स कौन हैं, अभी के उसके शेयर होल्डर्स कौन कौन लोग हैं, किन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर IPO से पहले कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बैंक्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, म्यूचुअल फंड ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है और यह मुनाफा कमाने वाली कंपनी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप जब इस कंपनी के IPO में निवेश करें तो आपको बड़ा मुनाफा हो जाए। उस तरीके से फिर आपको यह भी चेक करना है कि कंपनी का IPO से पहले जो शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर है, मतलब फलाने लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, IPO के बाद इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन लोग रहते हैं। मतलब
मेरा मतलब ये है कि कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, अगर मान लीजिए कि आईपीओ से पहले उनके पास 100% की होल्डिंग थी या 70% की होल्डिंग थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीओ के बाद उनकी होल्डिंग घट करके 10% की होने जा रही है। मतलब जो प्रोमोटर है वो अपने मैक्सिमम शेयर्स आईपीओ में बेच करके निकल ले रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सावधान हो जाने की, आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि आईपीओ के बाद भी कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं और कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के साथ बने रहने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। मतलब हालांकि यह होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो आईपीओ में अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था जब कंपनी को कोई नहीं जानता, कंपनी छोटी होती है। और आईपीओ का मतलब है कि कंपनी अब उस लेवल की उतनी छोटी कंपनी नहीं है, कंपनी अब बड़ी कंपनी हो गई है, लेकिन अब उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंपनी को दे सकें, या हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हो उस कंपनी को देने में, उनके पास कोई और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए और वहाँ जाना चाहते हैं। तो एक बहुत ही आम सी बात है कि कंपनी से पुराने इन्वेस्टर्स आईपीओ से अपना पैसा निकाल लें आईपीओ के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा निकाल लिया हुआ है या निकालने की कोशिश में है कि नहीं मेरे पास अगर 10% शेयर्स है तो मैं इसको 10% को बिल्कुल जीरो ही कर दूंगा, आईपीओ के बाद मैं अपने सारे शेयर्स ही बेच दूंगा आईपीओ में। तो अगर इस तरह का कुछ है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और कंपनी को जो बाकी के पैरामीटर्स हैं उस पर भी बहुत अच्छे से चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी अगर कोई स्थिति अगर नहीं है और आप यह देखते हैं कि कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के जो फाउंडर हैं, वह लोग आईपीओ के बाद भी कंपनी में बने रहेंगे और मेजॉरिटी स्टेक उन्हीं के पास रहेगा, मतलब आईपीओ के बाद भी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर वही रहेंगे और उनका भी खूब सारा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, तो इस तरह की कंपनीज हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी कंपनीज मानी जाती है। क्योंकि जो प्रमोटर हैं, जिन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया था, जिन्होंने कंपनी को चलाने में अपना खून पसीना दिया, अपना पैसा लगाया, वो पब्लिक से पैसा लेने के बाद भी कंपनी में बने हुए हैं और वह पब्लिक से पैसा लेने के बाद कंपनी को छोड़ करके जाने का नहीं सोच रहे हैं। तो जब आप प्री और पोस्ट आईपीओ शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर जब आप कंपनी का चेक करेंगे, यह जानकारी भी आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, तो आप यह बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कंपनी के अमुक अमुक लोग इन्होंने स्टार्ट किया, अमुक अमुक लोगों के पास अभी कंपनी के इतने % के शेयर्स हैं और आईपीओ के बाद इन लोगों के शेयर्स इतने % हो जाएंगे। अब कुछ एक शेयर्स तो जाहिर सी बात है कि जो ऑनर्स हैं या प्रोमोटर्स उनके घटेंगे ही घटेंगे, क्योंकि जब नए शेयर होल्डर आएंगे तो पुराने शेयर होल्डर्स की जो होल्डिंग है वो कम होगी। लेकिन आपको यहाँ पे पैटर्न क्या नोटिस करना है, पैटर्न क्या खोजना है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके होल्डिंग में ड्रास्टिकली बिल्कुल एकदम से तो कम नहीं हो जा रहा है। मतलब पुराने शेयर होल्डर्स पहले अगर 50% की होल्डिंग रखते थे, लेकिन आईपीओ के बाद कहीं उनकी होल्डिंग 2% या 5% या 10% तो नहीं हो जा रही है। अगर वो 50% की होल्डिंग 25%, 30% तक हो जा रही है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपके लिए यह कंपनी अच्छी कंपनी साबित हो सकती है निवेश के लिए। लेकिन अगर यह होल्डिंग अगर गिर करके 50% से अगर 5% पे आ जा रही है, तब आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है और फिर आपको कंपनी के बारे में और गहराई से पता करने की ज़रूरत है। अब जब आपने कंपनी के पुराने और नए शेयर होल्डर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली कि कंपनी में आईपीओ के बाद में कौन कौन लोग शेयर होल्डर रहेंगे, किसी की होल्डिंग एकाएक तो कम नहीं हो जा रही है, फिर आपको एक चीज़ और देखनी है कि लिस्टिंग का कारण क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आ रही है और उस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का कंपनी क्या करेगी। अगर कंपनी आईपीओ से मिलने वाले पैसों को नए प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उसको खर्च करेगी, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल अपने कर्ज को कम करना है या कर्ज को ख़त्म कर देना है, आईपीओ से ला करके जो वहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे को इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि उसके पास अभी जो कर्ज है बैंकों का या किसी और का उसको चुका देना है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि कंपनियां आईपीओ से जो मिले हुए पैसे होते हैं उनसे कर्ज चुकाती है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि कंपनी सारा का सारा पैसा तो कहीं कर्ज चुकाने के लिए खर्च नहीं कर देगी। अगर कंपनी के बिज़नेस प्लान्स हैं, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है, नए फैसिलिटीज़ वगैरह कंपनी लगाना चाहती है, कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है, कंपनी अपने मार्केटिंग वगैरह पे ज़्यादा खर्च करना चाहती है, या कंपनी ओवरऑल जो उसका बिज़नेस एक्सपेंशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको तेज़ गति देने के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है और उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, तब यह बहुत अच्छा संकेत है। आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
लेकिन अगर कंपनी बहुत सारा पैसा, मतलब कि अगर उसने कंपनी ने अगर 1000 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाए हैं और उस 1000 करोड़ में से अगर 800 या 900 करोड़ या 700 करोड़ रुपए भी अगर कंपनी केवल और केवल इसलिए खर्च कर रही है कि उसके ऊपर जो बैंकों का कर्जा है उस कर्जे को चुका दिया जाए, तो यह अच्छा संकेत आप इसको नहीं कह सकते हैं। इसलिए इन सब पैरामीटर्स पे कंपनी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपने इस वीडियो में ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप कंपनी का जो करंट रेशियो है, यह रेशियो है, वह रेशियो है, या जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में आप पता लगाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोगों को यह चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है उन तकनीकी शब्दों को और टेक्निकल चार्ट्स को। मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं, 4-5 चीज़ें मुश्किल से, जिसमें कि मैं फिर से दोहरा देता हूं कि कंपनी के प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कंपनी चलाने को, कंपनी के साथ वो कितने समय से जुड़े हुए हैं, उनकी साख कैसी है, इसके बारे में आपको पता करना है। और इसके बारे में आपको आश्वस्त होना है कि जिस कंपनी में आप निवेश करने वाले हैं उस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अच्छे लोग हैं, उनको अपने बिज़नेस का पूरा ज्ञान है, उनको अपने बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने अब तक जिस हिसाब से बिज़नेस को चलाया है वह अच्छा ही चलाया है, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं। तो आपको उसको चेक करना है। फिर आपको कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेक करना है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कंपनी के बैलेंस शीट को, कंपनी ने पैसों का इस्तेमाल कैसे किया हुआ है, पहले कंपनी ने क्या उसके जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उसको कोई डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है, कंपनी का प्रॉफिट क्या लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट क्या लगातार रेवेन्यू भी उसका बढ़ता चला जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर इन सब चीज़ों पर अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिर कंपनी के जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उसको आपको उसी सेक्टर की जो दूसरी कंपनियां हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ भी आपको एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेना है, ताकि आप यह समझ पाएँ कि अपनी इंडस्ट्री में जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है और इसमें ग्रोथ की कितनी संभावना है। अब आपको इसमें यह नहीं देखना है कि जो कॉम्पिटिटर है उसका तो टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है और हम जिस कंपनी में निवेश करने वाले हैं उसका टर्नओवर मात्र 5000 करोड़ रुपए का है। जिसका टर्नओवर 5000 करोड़ रुपए का है उसका टर्नओवर जब 1 लाख करोड़ का होगा तो आपका मुनाफा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, आपके शेयर्स की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो इसलिए आपको इन पैरामीटर्स पे चेक नहीं करना, आपको यह देखना है कि इंडस्ट्री का एवरेज क्या रहा है, इंडस्ट्री का एवरेज क्या रहा है। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स उस टाइम पे मुनाफा कमा रहे थे तो हमारी कंपनी जिसमें हमको इन्वेस्ट करना है वह मुनाफा कमा रही थी कि नहीं कमा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके कॉम्पिटिटर्स मुनाफा कमा रहे थे और हम लोग डूबे जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। फिर आपको ध्यान देना है कि कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स कौन कौन लोग हैं और आईपीओ के बाद पुराने शेयर होल्डर्स किस हद तक कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर आपने इसको भी चेक किया और इस पैरामीटर्स पे भी अगर कंपनी अगर खरी उतरती है तो इसका मतलब यह बहुत ही अच्छा संकेत है कि उसके जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कंपनी जब बहुत छोटी थी तब भी उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था और कंपनी जब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आईपीओ लेकर के आ रही है, तब भी वो लोग इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। मतलब आगे इस कंपनी के लिए पोटेंशियल बहुत अच्छा है, कंपनी काफ़ी ग्रो करने वाली है। तो इन सब पैरामीटर्स पे आपको चेक करना है। फिर जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसमें किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे किसी बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने या किसी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल फंड वगैरह तभी इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में जब वो सारी चीज़ों पे आश्वस्त हो जाते हैं। वह ऐसा कुछ नहीं करते कि आज उनको कंपनी पसंद आ गई और आज उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। उनके इन्वेस्टमेंट को लेने से पहले कंपनी को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कंपनी जनरली सभी पैरामीटर्स पे जब अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है और उसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तभी जाकर के इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप जिस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी में भी पहले से किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाएंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अब अंत में अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको यह अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वीडियो को देखें। और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इन्वेस्टिंग और लीगल से रिलेटेड चीज़ों को मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा आपके लिए। आप सभी लोगों का शुक्रिया।
नमस्कार। अंत में एक बात और कि आपने अगर किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। आपके हिसाब से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें और कौन से अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके बारे में हमें चेक करने की ज़रूरत है ताकि हम हमेशा सिक्योर रहें, सेफ़ रहें। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं अगली बार उन टॉपिक्स को भी कवर करूँगा। आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।